हेलो गाइस, कैसे हो आप सब बढ़िया। अच्छा, तो आप पहले मुझे बताइए कि आपकी नीट की तैयारी कैसी चल रही है। बढ़िया चल रही है? आई होप बढ़िया चल रही होगी। अच्छा ठीक है, जिन लोगों का इतना बढ़िया नहीं चल रहा है केमिस्ट्री के लिए, उनके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गई हूँ। है ना मैम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाँ बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैंने कुछ टॉपिक सेलेक्ट करे हुए हैं और उन टॉपिक से मैं कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ, जिसको तुम प्रैक्टिस करोगे तो इन टॉपिक्स में से तुम्हारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा और यही कॉन्सेप्ट तुम्हें एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी टेंशन के खाओ पियो मौज मस्ती करो, इतना लोड नहीं लो, आराम से 8 घंटे 7-8 घंटे की नींद लो और एकदम चिल होकर एग्जाम दे देना। ठीक है, तो अभी के लिए विदाउट मच डिले चलो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट टॉपिक से क्वेश्चन है, देखिए ये किसका क्वेश्चन है? थर्मोडायनेमिक्स का। राइट, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। ठीक है, देख लेते हैं एक बारी। क्या कह रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय अ गैस that undergoes a reversible expansion along the path ABC shown in the figure is। ठीक है, तो मुझे क्या पूछ रहा है? मुझे वर्क डन पूछ रहा है और वर्क डन में भी क्या मैग्नीट्यूड पूछ रहा है मैम। मतलब वर्क डन बाय द गैस हो या ऑन द गैस हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। अब अगर मैं ग्राफ देखूं, ग्राफ में मुझे इस साइड क्या दिखती है? इधर पे मुझे प्रेशर दिखती है और इधर मुझे क्या दिखती है? वॉल्यूम दिखती है। राइट, तो यहाँ पे मेरा प्रेशर है, यहाँ वॉल्यूम है। मुझे पता है वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट कर लूं तो मैं वर्क डन बता सकती हूँ। यस मैम, बता सकते हैं। तो इसका मतलब ये वाली जो एरिया, ये जो टोटल एरिया है ना, ये देखो, ये जो टोटल एरिया है, अगर मैं इसके अंडर का एरिया बता दूं तो ये मुझे क्या दे देगा? ये मुझे वर्क डन दे देगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, कैसे मैम? देखिए, अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से डिवाइड कर दूं तो एरिया अंडर दिस पार्ट प्लस एरिया अंडर दिस पार्ट। राइट, तो इसका मतलब अगर मैं इसको लूं ए बी, इसको ये सी है, राइट, तो इसको ले लेते हैं डी, इसको ले लेते हैं ई, है ना। तो वर्क डन मतलब क्या हो जाएगा? एरिया अंडर ए बी डी ई, ए बी डी ई मैम, राइट, प्लस एरिया अंडर क्या? बी सी डी, बी सी डी। अब यहां देख लो, अगर मैं इसको देखूं लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे, राइट, तो इसका हाइट कितना होगा? इसका हाइट ये कितना है? 8 है। अच्छा, ये क्या है? 2,2, राइट, मतलब ये क्या है? एक्स एक्सिस मेरी 2 से स्टार्ट हुई है और वाई एक्सिस भी मेरी 2 से स्टार्ट हुई है। मतलब ये 2 है, ये 0 नहीं है बच्चों, ये 2 है। सो 2 से मेरा 8 जा रहा है, तो कितना का डिफरेंस? 8 माइनस 2, 6 यूनिट्स का डिफरेंस। राइट, 6 यूनिट्स का डिफरेंस। अगर मैं यहां से यहां चलूं, यहां से डी, ई से डी, ई से डी जाने पर कितना? ये भी है 2,2, मतलब ये भी 2 से स्टार्ट हो रहा है। सो 2 से 8 चलेंगे, कितने यूनिट का डिफरेंस भाई? 6 यूनिट का डिफरेंस। तो ये तो क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करो या फिर साइड का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया? एबीडी के लिए, एबीडी के लिए आ गया मेरा 6 इंटू 6 आ गया मेरा 36 प्लस एरिया अंडर बीसीडी। भाई तुम लोग तो भाई चतुर हो ही, का क्या कर देंगे? इसको ट्राइंगल के अंडर का एरिया ले लेंगे। ले लो भाई, बीसीडी का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस। बेस की वैल्यू कितनी मैम? 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 कितनी आई? 4 आई ना। हाँ 4 आई, मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी? ये देखो, ये इसको 8 ना ले लेना, 8 नहीं लेना, ये कितना है? 6 यूनिट है। ये कितना है भाई? 6 यूनिट, क्योंकि ये स्टार्ट किससे हो रही है? 2 से, तो 2 से 8, ये भी कितना हाइट है? 2 से 8, तो 6 यूनिट। यहाँ पे बैठा दो तुम 6, कितना आ गया? 6 2 जा 12, इधर आ गया मेरा 12। तो कितना आया मेरा मैग्नीट्यूड? 6 to 8 और ये 4, तो आ गया मेरा 48। ठीक है, अब सिंस इधर पे क्या था? पास्कल था, इधर था मीटर क्यूब, तो ये क्या आ गया मेरा? पास्कल मीटर क्यूब। अच्छा, आंसर मेरा जूल्स में दिया हुआ है, तो क्या दिक्कत है? पास्कल इंटू मीटर क्यूब क्या होता है? जूल्स ही तो होता है। तो कितना आ गया मेरा? ये आ गया मेरा 48 जूल्स।
राइट, दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ। अच्छा, ये अपना ऑर्गेनिक के पार्ट से आया है ना, जरा देखियो इसको क्या लिखा हुआ है। ये एक कंपाउंड ली हुई है, इसमें हमारे क्या लिया हुआ है NaNH2, ये क्या है मेरा बेस है। यस मैम, बेस है, वेरी गुड। तो बेस कितना लिया है, 1 मोल लिया है। तो अगर बेस आया है और अगर 1 मोल आया है तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगी, जो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगी, वहीं से वो हाइड्रोजन खींच के निकालेगा बाय बेस, राइट। जो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगी वहीं से तो बेस निकालेगा। तो आज कंपेयर कर लेते हैं, ये क्या है, ये मेरा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ये क्या है मैम, ये मेरा सल्फर है। तो यहां से अगर मैं हाइड्रोजन निकालूं, इस पे क्या आएगा नेगेटिव। अगर मैं यहां से हाइड्रोजन निकालूं, इस पे क्या आएगा S नेगेटिव। अगर यहां से मैं हाइड्रोजन निकालूं तो इसमें क्या आएगा O नेगेटिव। सिंपल सी बात है, हमें क्या देखना है, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। इनमें से जो ज्यादा स्टेबल है वही मेरा क्या हो जाएगा, वही वाला सबसे। अगर देखो हमें पता है कि जितना ज्यादा एसिड, जितना ज्यादा एसिडिक साइट है ना, उतना ही आपका वीक कॉन्जुगेट बेस, राइट। आप ये देख लो ना कि हाइड्रोजन को निकालने के बाद वो साइड कितनी स्टेबल हो रही है। अगर मैं इसको देखूं, कार्बन एंड O माइनस, ठीक है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, इन दोनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ये है, राइट। अगर इसमें से इधर चले, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज को बेटर स्टेबलाइज करेगा, राइट, एज कंपेयर टू दिस वन। ओके मैम, फिर क्या है मेरे पास, सल्फर। तो सल्फर कहाँ आता है, ऑक्सीजन के नीचे। अब ऑक्सीजन एंड सल्फर में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हम साइज वाली फैक्टर देखते हैं, और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर देखते हैं, राइट। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करता है, आराम से बॉन्ड पेयर से इलेक्ट्रॉन खींचता है और H प्लस रिलीज कर देता है। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो उसके केस हम क्या देखते हैं, साइज वाला फैक्टर। क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा है तो वो नेगेटिव चार्ज को बेटर स्टेबलाइज करता है, और अगर वो नेगेटिव चार्ज को बेटर स्टेबलाइज करता है तो इसका मतलब अगर ये H प्लस रिलीज कर दे तो ये आराम से एग्जिस्ट कर सकता है ना। तो स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो सिंपल है भाई, O माइनस और S माइनस में कौन ज्यादा स्टेबल, ये। तो इसका मतलब मेरा हाइड्रोजन कहां से उड़ेगा, यहां से। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन में दिया है, यस, ऑप्शन 1 में। इधर से नहीं जाएगा, इधर से नहीं जाएगा, इधर से जाएगा, राइट। सल्फर के ऊपर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से हम H प्लस रिलीज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एरोमेटिसिटी में, एरोमेटिसिटी एक ऐसी टॉपिक है जिसको कि आपका डिफरेंट क्वेश्चन में घुसाकर यूज कर सकते हैं ना, डिफरेंट क्वेश्चन में सब पार्ट में यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है। तो आ जाओ देख लेते हैं, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन इज। अगर मैं इसमें देखूं, साइक्लिक रिंग है, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक है और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड मैम स्टेबल नहीं होता, काटो। इसको देखें, ये क्या है, 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब ये क्या हो गया मैम, एरोमेटिक। इसके केस में कितना है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक। इसके केस में देखो जरा, इसके केस में भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, राइट, और ये भी क्या हो गया मेरा, एरोमेटिक। तो क्या मैम सबकी स्टेबिलिटी सेम है, नहीं। अब की बार क्या देखेंगे हम लोग, रेजोनेंस देखेंगे। अगर मैं रेजोनेंस देखूं, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, राइट। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके केस में देखो, अगर मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में बनाने जाऊं तो इसके केस में नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। इसका मतलब इसके केस में ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी आएगी, इसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगी। दैट मींस ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। इसके केस में तो कुछ भी देख लो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ही कम है ना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ही कम है तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कम होंगे, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ये वाला देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, an organic compound contains 69.77% carbon, 11.63% hydrogen and rest oxygen, ठीक है। The molecular mass of the compound is 86. It does not reduce tolerance reagent, okay, but forms an addition compound with, अच्छा, does not reduce tolerance reagent बोला है। अगर tolerance reagent को reduce नहीं करता है, मतलब
वो कीटोन होगा, बिकॉज एल्डिहाइड और कीटोन में से मुझे क्या लग रहा है, क्योंकि देखो ये ऑप्शंस अगर मैं देख रही हूँ तो ऑप्शंस में मुझे क्या दिख रहा है, एल्डिहाइड या कीटोन ही दिख रहा है, राइट। तो एल्डिहाइड जो होते हैं मैम, एल्डिहाइड मेरी टॉलेंस की टेस्ट देते हैं, टॉलेंस रिएजेंट की टेस्ट देते हैं, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। तो डज नॉट रिड्यूस है मतलब ये क्या है, ये पक्का क्या है मेरा, कीटोन है, बिकॉज ये टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है मैम, राइट। तो इसका मतलब पेंटानॉल तो गया काम से, बाकी तीन तो मेरे कीटोन है। चलो नेक्स्ट क्या है, अच्छा एडिशन रिएक्शन देगा, यस कीटोन कैन गिव एडिशन, देन क्या बोल रहा है, बट इट डज नॉट गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, डज नॉट गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए आपका क्या होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप होना चाहिए, या फिर आपका COH CH3 ग्रुप होना चाहिए, यही ना, राइट। तो यहाँ पे अल्कोहल तो है नहीं, तो अल्कोहल का तो मेरा काम है नहीं, तो मिटाओ इसे, अल्कोहल इज ऑफ नो यूज हियर। तो मैं इसको देखती हूँ, तो अगर मैं इसको देखूं ये वाला ग्रुप किसमें प्रेजेंट है, बना लें फटाफट से सभी का स्ट्रक्चर। तो पेंटान 2 ऑन 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो 2 नंबर 1 2 3 4 5, तो 2 नंबर पे ओन, राइट। फिर क्या है मेरा पेंटान 3 ऑन यहां पर, फिर क्या है ब्यूटानोन, बना लिया हमने, राइट। अब अगर मैं देखूं C डबल बॉन्ड O CH3 डज नॉट गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, मतलब पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है मैम, तो ये तो मेरा कट गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O CH3 है, तो ये तो नहीं देगा मैम। इसके केस में भी देखो C डबल बॉन्ड O CH3 है, ये भी नहीं देगा, तो इसका मतलब कौन सी ऑप्शन आ गई अपनी, ऑप्शन 3 करेक्ट आ गई भाई, देखो ऑप्शन 3 करेक्ट आ गई है ना, राइट राइट राइट। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आ गई मेरी। तो इसका मतलब इसका मैं क्यों ही मैं इसका इंपिरिकल फॉर्मूला निकालूं, फिर इंपिरिकल फॉर्मूला से मैं एन फैक्टर मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालूं, मैं डायरेक्टली ऑप्शन देके सॉल्व कर सकती हूँ ना। तो इसीलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना, क्वेश्चन में एक बार ही ऑप्शंस पे नजर लगा लेना, क्या पता ऑप्शन से ही बन जाए, है ना, क्या पता ऑप्शन से ही बन जाए। चलो मजा आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये आ गया अपना डी ब्लॉक से आ गया है ना, डी ब्लॉक से आ गया, अच्छा नहीं थोड़ा सा रेडॉक्स भी मिक्स है, अच्छा चलो देख लेते हैं। व्हेन SO2 is passed into an acidified potassium chromate solution, the oxidation number of sulfur and chromium in the final product respectively are, ठीक है। तो अगर मैं देखूं SO2, राइट, और क्या है मेरे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज K2Cr2O7, कौन से मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में है, राइट। तो ये अपना कीवर्ड है, एसिडिक मीडियम में सल्फर डाइऑक्साइड किस में जाती है, ये मेरी जाती है सल्फेट में, किस में जाती है सल्फेट में, और पोटेशियम का तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होने वाला, ये तो K का +1 का +1 ही रहेगा, इसका तो कोई नीड है नहीं अपने को, हटाओ भाई इसे, यहाँ पे 2 माइनस लिख लें, क्योंकि हमने K2 हटाया तो 2K+ के बदले मैंने 2 माइनस लेके आई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं यहाँ देखूं तो ये किस में जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ये मेरा जाता है Cr3+ में, है ना, ये किस में जाता है Cr3+ में। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है सल्फर एंड क्रोमियम इन द फाइनल प्रोडक्ट, तो इसका देखो सल्फेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना भाई, ये तो इजी हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, +4 ऑक्सीजन -2 का ऑक्साइड पे -2, तो x की वैल्यू कितनी आई भाई +6, तो सल्फर की कितनी आई +6। इसके केस में देखिए क्रोमियम के केस में क्या है +3, तो इसकी वैल्यू कितनी आई भाई अपनी +3, तो +6, +3 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 2 में, राइट, ऑप्शन 2 में, सो +6, +3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर क्वेश्चन में बोला है, अच्छा किसका क्वेश्चन है मैम, इक्विलिब्रियम का है, चलो मजा आएगा। assume that the decomposition of nitric acid can be represented by the following equation,
4HNO3 4NO2 2H2 प्लस O2, ठीक है। और रिएक्शन क्या करिए, इट अप्रोचेस इक्विलिब्रियम एट 400 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, और 30 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अच्छा, मतलब इक्विलिब्रियम पे मेरा टोटल प्रेशर कितना है, 30 एटमॉस्फेयर। लिख लेते हैं, हाँ मैम लिख लेते हैं। तो टोटल प्रेशर मेरी कितनी है, 30 एटमॉस्फेयर। क्या बोल रहा है, एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ HNO3 इज 2 एटमॉस्फेयर। वाह, मजा आ गया भाई। लिख लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ HNO3 कितना है, ये है मेरा 2 एटमॉस्फेयर है मैम, बढ़िया। अब क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट KC एट 400 केल्विन। ये तो भाई एकदम बढ़िया क्वेश्चन दे दिया है। अरे हमें ये फॉर्मूला आता है मैम, हम चीख चीख कर बताएंगे दैट Kp इज इक्वल्स टू KC RT टू द पावर डेल्टा NG, राइट। यस मैम, तो इसमें आप पुट कर दो, Kp की वैल्यू निकालो, राइट, Kp की वैल्यू पुट करो, वहां से आप Kc की वैल्यू निकाल लो। निकाल लेते हैं भाई, आ जाओ निकाल लेते हैं। तो मैम लेट नहीं कीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट हमें बता दीजिए। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर आएगा, HNO3 का प्रेशर प्लस जितना NO2 का प्रेशर आया है इक्विलिब्रियम पर, प्लस कितना वाटर का प्रेशर आया है एट इक्विलिब्रियम, प्लस कितना ऑक्सीजन का प्रेशर आया है एट इक्विलिब्रियम, राइट। तो फटाफट से देखते हैं भाई। तो अगर मैं देखूं, HNO3 का कितना दिया हुआ है, 2 atm दिया हुआ है, इसको 2 ले लो। टोटल प्रेशर कितना दिया भाई, 30। अच्छा, इसका क्या करें, इसको एक काम कर सकते हैं ना, मोल्स के हिसाब से, यहाँ पे मोल कंसेप्ट का हेल्प लेते हैं। मैं देख रही हूं कि देखो, मुझे पता है कि अगर मेरी वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। रीड कर सकती हूँ ना भाई, प्रेशर को नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में रीड कर सकती हूँ ना इक्वेशन को। यस मैम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे 4 मोल्स NO2 के हैं, 2 मोल्स H2O का है और 1 मोल O2 का है। तो एक काम करते हैं कि प्रेशर ऑफ O2 के रेस्पेक्ट में सबको लिखते हैं। तो प्रेशर ऑफ O2 को तो आप U रहने दो। प्रेशर ऑफ H2O कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है O2 का। प्रेशर ऑफ H2O 2 टाइम्स है O2 का। लिख सकते हैं ना भाई, 1 मोल के लिए कितना यूज हो रहा है, 2 मोल यूज हो रहा है। तो इसका मतलब प्रेशर ऑफ H2O इज 2 टाइम्स ऑफ प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यस मैम, लिख लेते हैं, ये लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यस, प्रेशर ऑफ NO2 कितना आएगा, दैट इज 4 टाइम्स दैट ऑफ O2। यस, तो ये हो जाएगा मेरा 4 टाइम्स दैट ऑफ O2, 4 टाइम्स दैट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो 30 माइनस 2 आ गया मेरा 28, 4 to 6 प्लस 1 इज 7 O2। तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मेरा आ गया 7 4 जा 28। तो ऑक्सीजन का प्रेशर आ चुका है। अब हमें Kp का वैल्यू हम निकाल लेंगे आराम से। तो Kp कितनी आएगी भाई, Kp आएगी मेरी पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर का, अच्छा ये स्क्वायर नहीं है, टू द पावर 4 है ना, कहाँ गया भाई, हाँ टू द पावर 4, ये हो गया मेरा स्क्वायर। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, इधर ले आते हैं, ये आ गया मेरा 4, ठीक है। ये क्या आएगा फिर, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, राइट, डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ HNO3 का टू द पावर 4, टू द पावर 4। एकदम सही बैठा है हमने, हाँ बैठाया है। अब देखो फटाफट से निकालते, प्रेशर ऑफ O2 कितना है मैम, 4 है, डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ HNO3 कितना दिया हुआ था, 2 atm दिया हुआ था, सो 2 टू द पावर 4। इसकी बात देखते हैं, प्रेशर ऑफ NO2 टू द पावर 4 है, तो NO2 का कितना होगा, NO2 की प्रेशर 4 टाइम्स ऑफ प्रेशर ऑफ O2 है, तो 4 टाइम्स ऑफ 4, तो 4 टाइम्स ऑफ O2 की प्रेशर कितनी है 4 रेज टू द पावर 4। वाटर की प्रेशर कितनी आएगी, 2 टाइम्स ऑफ O2, तो इसको लिख लेते हैं 2 इंटू 4 का स्क्वायर, राइट, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, और ये प्रेशर ऑफ O2 2, सॉरी 4, ठीक है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसको सॉल्व करते हैं, सबको 2 के टर्म्स में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगी मैम। देख लेते हैं। ओके, थोड़ा सा इसको छोटा लिखना पड़ेगा, नहीं तो अटेगा नहीं। अच्छा, तो अगर मैं इसको देखूं, ये कितना आ जाएगा, 4 टू दी पावर 4, ये आ गया मेरा 4 का क्यूब, और ये आ गया 4, और ये 2 6, और ये हो गया 7, 4 2 6 प्लस 1 7, 4 टू दी पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 4, राइट। तो अगर मैं इसमें देखूं, ये हो गया 4, और ये हो गया मेरा 2, 6 1 7, ये हो गया 2 टू द पावर 2, और ये आ गया 2 टू द पावर 4, तो 2 माइनस 4 इधर कितना आ जाएगा मेरा, 2 टू द पावर, इसको काटो, ये कितना से कटा भाई, 2 से, ठीक। तो अब इसको एक काम करते हैं अपन, यहाँ सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा मेरा 2 टू द पावर 2, और ब्रैकेट में क्या आएगा मेरा यहाँ पे 7, राइट, डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2, तो ये कितना आया भाई, 2 टू द पावर 14, और ये ऊपर गया -2, ये कितना आ गया 2 टू द पावर 12, 2 टू द पावर 12 आया, ठीक है। अगर अपनी कैलकुलेशन सही जा रही है तो इसको अपन देखते हैं, तो ये केपी की वैल्यू आ गई है, राइट, केपी की वैल्यू आ गई है, तो केपी की वैल्यू देखते हैं यहाँ पे कितनी आ रही है। अच्छा, केपी की आई है 2 टू द पावर 12, तो kp is equals to kc rt to the power डेल्टा ng, तो kp की वैल्यू कितनी आई थी, 2 टू द पावर 12 is equals to kc, ये कितना आएगा 0.08, किसमें दिया हुआ है, एटीएम लीटर पर मोल, हाँ हाँ ठीक है, 0.08 इंटू टेम्परेचर कितना था 400 केल्विन, 400, डेल्टा एनजी की वैल्यू, डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी, प्रोडक्ट गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट, तो 4 2 6 1 7, तो डेल्टा एनजी कितनी आई 7 माइनस 4, कितनी आ गई भाई 3 आ गई मैम। आ जाओ देख लेते हैं इसको, यहाँ पे 3 बैठाओ, तो केसी की वैल्यू कितनी आएगी 2 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं 4, इसको क्या लिख सकते हैं भाई 4 इंटू 10 टू द पावर 2 का क्यूब, राइट। ये तो कट गया मैम, इसका अगर मैं देखूं कितना आ गया 8 4 जा 32, 32 टू द पावर 3, और ये कितना आया है 2 टू द पावर 12, अच्छा 2 टू द पावर 5 कितना होता है 32 होता है ना, अच्छा 2 2 1 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, यस, तो ये आ गया मेरा 2 टू द पावर 5, इसका क्यूब, और ये कितना आ गया 2 टू द पावर 12, अच्छा ये तो माइनस में आ रहा है, एक सेकंड, यहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ी हुई है कि यहाँ पे माइनस में तो नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा चेक करते हैं इक्वेशन, यहाँ पे शायद कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है। यहाँ एक बारी देख लेते हैं, आ जाओ, ठीक है, इसमें थोड़ा सा पेशेंस लगता है पर हो जाता है। प्रेशर ऑफ NO2 कितना है, NO2 का प्रेशर है मैम 4 PO2, मतलब 4 इंटू 4 टू द पावर 4, यहाँ पे देखते हैं प्रेशर ऑफ H2O कितना है 2O2, सो 2 इंटू 4 टू द पावर 2, PO2 कितना है भाई 4 है, डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ HNO3 कितना है 2 टू द पावर 4, ठीक है, यही है ना। चलो सबको क्या करते हैं 2 के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है 4 का स्क्वायर टू द पावर 4, कोई बात नहीं, ये कितना हो गया 2 टू द पावर 2 इंटू 4 टू द पावर 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4। एक काम करते हैं, इसको छोटा करने का क्या उपाय है वो सोचा जाए थोड़ा सा,
ये सबको 2 में कर दें क्या? ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 ये कितना आ जाएगा भाई 2 टू द पावर 4 है ना, ये आ जाएगा मेरा 2 टू द पावर 4। इसको एक बार ही देखना पड़ेगा, ये दिख नहीं रहा है भाई यहाँ। अच्छा ठीक है, 4 का स्क्वायर है मतलब कितना भाई 16 टू द पावर 4, चलो एज इट इज ही लिख देते हैं, इंटू 2 का स्क्वायर, तो अगर ये ऊपर आया तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर -2 इंटू क्या है मेरा 4 टू द पावर 3। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं 16 को 4 का स्क्वायर, तो 4 टू जा इधर कितना आ गया 8 इंटू 4 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर -2, ये आ गया मेरा 4 टू द पावर 8 9 10 11 इंटू 2 टू द पावर -2। इसको करते हैं क्या कर सकते हैं 2 टू द पावर 22 राइट, 2 का स्क्वायर तो 2 इंटू 11 22 इंटू 2 टू द पावर -2 कितना आ गया 2 टू द पावर 20, 2 टू द पावर कितना आया 20 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे 12 नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे होगा मेरा 20। कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, 2 टू द पावर 20 दे रहा है दुरुस्त है भाई, तो ये कितना आ जाएगा 2 टू द पावर 20 माइनस 5 3 जा 15, ये कितना आ गया 2 टू द पावर 5, ये आ गया मेरा कितना 32। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो न्यूमेरिकल टाइप्स में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, अगर कैलकुलेशन में अगर कहीं पे भी तुमको थोड़ा सा एक स्टेप में इधर उधर कर लिया ना तो दिक्कत हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से करना है। ओके ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा किसका है, ऑर्गेनिक का है। सो ये कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज, राइट, यहाँ पे क्या है भाई ओजोन है और यहाँ पे आपको क्या करने बोला है ओजोनोलाइसिस, तो हटाओ इसको, टूटा, ये क्या हो गया यहाँ पे CHO और ये भी क्या बन गया भाई CHO, फिर क्या है ये एक्वस KOH एंड हीट, किसका होगा, किसका रिएजेंट है भाई एल्डोल का है मैम, वेरी गुड, एल्डोल का है, तो क्या करेगा यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, राइट, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, तो कितनी मेंबर की रिंग हुई 1 2 3 4 5, तो ये हो गई, बना दो भाई 5 मेंबर की रिंग, 1 2 3 4 5, तो 5 एंड 1 का कनेक्शन है, तो 1 पे क्या था O माइनस हो गया भाई, क्योंकि ये क्या था C डबल बॉन्ड OH था, C डबल बॉन्ड OH था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ने अटैक किया तो ये खुलेगा भाई O माइनस, राइट। अब यहाँ पे क्या है मेरा 5 पर क्या चिपका पड़ा है CHO चिपका पड़ा है मैम, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा OH बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा भाई CHO। अब आगे की कहानी तो सबको पता है, यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा, ये वाटर निकलेगा, क्या आ जाएगा CHO, सिंपल, इतना इजी सा था, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो रिएजेंट देख के पहचानना बहुत जरूरी है ना, रिएजेंट देख के पहचान लेना भाई कि किसका है। एल्डोल का रिएजेंट बहुत बार, मतलब एल्डोल रिएक्शन इतनी बार आती है ना कि मत पूछो, इसीलिए कभी तुमको बेस दिख जाए है ना, डाइल्यूट बेस दिख जाए तो एक बार ही दिमाग में सोचना कि भाई कहीं एल्डोल तो नहीं हो रही है ना, एल्डिहाइड के साथ या कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर तुम्हें बेस दिख जाए तो एक बार ही एल्डोल चेक कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। अच्छा नेक्स्ट है अपना केमिकल बॉन्डिंग से, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव अ डिफरेंट मॉलिक्यूलर शेप फ्रॉम अमोनिया, ठीक है, अच्छा देख लेते हैं। अब अगर मैं देखूं NH3 है ना, तो NH3 क्या होता है NH3 निकाल लेते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आगे 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं भाई 3, तो कितना आ गया भाई 8/2 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई मैम sp3, कितने बॉन्ड से 3 बॉन्ड्स, मतलब 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, मतलब कैसी आ जाएगी मेरी पिरामिडल ज्योमेट्री आ जाएगी, राइट, कुछ इस तरीके से, नाइट्रोजन है हाइड्रोजन है, कैसी आई भाई पिरामिडल। तो फटाफट सारे देख लेते हैं, इसकी निकालते हैं। सेलेनियम कौन से ग्रुप से है, ऑक्सीजन फैमिली से, तो हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, प्लस ऑक्सीजन तो डाइवैलेंट है नहीं लेंगे, 2 नेगेटिव चार्ज है, लो तो 6 टू कितना आ गया 8, 8/2 कितना आ गया 4, ये कितना आया मेरा sp
3, 3 बॉन्ड पेयर है, 3 ऑक्सीजन है तो 3 बॉन्ड पेयर, तो 3 अगर बॉन्ड पेयर हुआ तो एक क्या हो जाएगा मेरा, लोन पेयर हो जाएगा मैम। इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री जो होगी इसकी भी पिरामिडल ही आएगी। तो मुझे क्या बोला है, डिफरेंट बोला है, ये तो सेम आ गया है, नहीं करेंगे। CH3 माइनस, इसका भी देखो हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के कितने 4 प्लस हाइड्रोजन के कितने 3 माइनस 1 कितना आ गया 1, आया कितना 4, माने sp3। तो कितने हैं बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और बचा कितना फिर एक लोन पेयर, ये भी क्या आ गया मेरा पिरामिडल, नहीं होगा। BH3 के केस में देखो ये क्या आएगा मेरा, हाफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन बोरॉन के कितने 3 प्लस हाइड्रोजन के कितने कितने हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है तो उसको तो काउंट करेंगे। तो ये आ गया मेरा कितना 3, 3 माने आ गया मेरा sp2, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये तो अपनी डिफरेंट आ रही है शेप, ये एकदम आएगा। CH3 प्लस देखें तो इसका कितना आएगा, CH3 प्लस के लिए तो हाफ इंटू कार्बन के लिए 4, कितने हैं मोनोवैलेंट 3 मोनोवैलेंट एटम है और प्लस चार्ज है, अगर प्लस चार्ज है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा -1 करना पड़ेगा, कितना आ गया 3 माने sp2। तो ये भी मेरा कितना क्या आ गया ट्राइगोनल प्लेनर। तो किसकी डिफरेंट टाइप ज्योमेट्री 3 और 4 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में है मैम, राइट। वेस्पर थ्योरी इंपॉर्टेंट है, वेस्पर थ्योरी करके जाना है, क्वेश्चन आ सकता है, बहुत हाई चांसेस है। ये देखो अब ये वाला क्वेश्चन किससे है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, देख लेते फटाफट से। मुझे क्या बोला है, गिवन द लिस्टेड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हाट इज द ई नॉट फॉर द सेल, मुझे ई नॉट ऑफ द सेल बनाना है, ठीक है। तो क्या है मेरी टारगेट इक्वेशन, ये है मेरी टारगेट इक्वेशन। किससे बनाना है मुझे, इससे, 2 इक्वेशन है ना, राइट। अगर मुझे इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हमें पता है कि हम लोग ई नॉट वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते, किसकी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी को, राइट, यस मैम। तो अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ देखो, यहाँ पे BiO प्लस ये किधर है अपने लेफ्ट हैंड साइड में है अपने पास, यस मैम। सेकेंड वाले इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाइड है, 4 से, तो कर दो मल्टीप्लाई इसको 4 से, ये 4, ये कितना बन गया 4 2 जा, ये बन गया 8, ये कितना बन गया 4 3 जा 12 इलेक्ट्रॉन्स, ये कितना बन गया 4Bi, ये कितना बन गया 4 वाटर, राइट। तो इसकी ई नॉट की वैल्यू तो मेरी आ गई। अब इसका अगर मैं देखूं तो इसके केस में देखो जरा N2 किस साइड है, राइट हैंड साइड है मैम। तो इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, राइट, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 के फैक्टर से, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीप्लाइड है ही नहीं। देखो जरा घुमाओ इसे भाई, तो कितना हो जाएगा भाई N2H5 प्लस गिव्स व्हाट N2 प्लस 5H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब मल्टीप्लाई किससे करना है बच्चों, 3 से, मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3 3 5 3 जा कितना आ गया भाई 15, और ये कितना आ गया 5 सॉरी 3 से करना था ना, हाँ, तो 5 3 जा 15, और इधर 3 से करो तो कितना आ गया मेरा 12 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं 12, इसमें भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं 12। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है इसमें भी कितने का एक्सचेंज हो रहा है 12 का, राइट। तो ये तो मेरी टारगेट इक्वेशन है। सपोज करो इसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 3, इसको ले लिया मैंने 1, इसको ले लिया मैंने 2, सिंस इसको मैंने घुमा कर लिखा है तो इसकी ई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.23 वोल्ट। और हाँ, ई नॉट के वैल्यू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई ना कर देना कि भाई इसमें स्टोचियोमेट्री को मल्टीप्लाई किया यहाँ भी कर देंगे, ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है। चलो, तो हमें पता है दैट डेल्टा G03 इज इक्वल्स टू डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02। इन दोनों को ऐड करने से मेरी ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, देख लो भाई, 12 इलेक्ट्रॉन मेरा कैंसिल होगा, इधर 4BiO प्लस, इधर 8H प्लस था ना, और उधर पे कितना है 15, तो उस साइड पे कितना बचा 7 बचा। तो तुम इसको एक बार ऐड करके देख लेना, एकदम सेम टू सेम ही आएगा, एकदम सेम आएगा, है ना, इन दोनों को ऐड कर लेने से एकदम यही आएगा। तो इसके केस में कितना है -NF ही होता है, -NF E03 इज इक्वल टू -N2, अच्छा ये 3 है ना, 3, इसको कितना लेना है 1, तो F E01 माइनस N2 F E02, राइट। F कटा, सिंस इसका भी इलेक्ट्रॉन 12, इसका भी 12, इसका भी 12, तो
तो n और n भी कट गया, माइनस 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 भी कट गया, है ना। तो क्या बचा E03, सो E03 तो मेरी निकालनी है मुझे, सो E03 इज इक्वल्स टू E01 प्लस E02। तो E01 की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी ली हुई है, -0.23। तो इसको तो हमने क्या किया हुआ है, इसको तो हमने घुमाया हुआ है, तो ये क्या आया हुआ है 0.23 प्लस E02 क्या है 0.32। तो इसको ऐड कर दो, क्या आएगा 0.55। ये 5 है बच्चों, है ना। जिसको भी इसमें कंफ्यूजन आ रही है वो कान खोल के सुने कि इस रिएक्शन को क्या किया गया है, घुमाया गया है, तब जाके ये रिएक्शन आई, इसीलिए उसकी साइन क्या हो गई है, नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गई है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आई होप यहां तक मजा आ रहा होगा। चलिए बने रहते हैं, हिम्मत नहीं हारनी है, फटाफट से करना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये एक रिएक्शन दिया हुआ है और एक ये रिएक्शन दिया हुआ है, राइट। कॉन्जिक्यूटिव तो नहीं है, नहीं नहीं नहीं, पैरेलल रिएक्शन भी नहीं है, राइट। तो ये बोल रहा है कि इफ 50% ऑफ रिएक्शन एक्स वाज कंप्लीटेड, दोनों की दोनों पहली बात ये फर्स्ट ऑर्डर है, राइट। तो इसमें बोल रहा है कि 50% रिएक्शन एक्स का कंप्लीट होता है, इसका 50% रिएक्शन कंप्लीट होता है जब एट द सेम टाइम जब आपका 96% इसका कंप्लीट होता है। मतलब 50% रिएक्शन एक्स का कंप्लीट करने में उतना ही टाइम लगता है जितना कि आपके 96% ऑफ रिएक्शन वाई को कंप्लीट करने में। तो हमें बताना है K2/K1 का वैल्यू। आइए लिख लेते हैं। तो पहले रिएक्शन के लिए हम लोग K1 लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कि KT इज इक्वल्स टू ln A0/AT, राइट। तो अगर मैं इसको देखूं K1 लिख लेते हैं, सो K1 इज इक्वल्स टू, देखो टाइम तो सेम है, दोनों को टाइम सेम लग रहा है, एक जो फिक्स टाइम में एक 50% खत्म हो रहा है और एक मेरा 96% खत्म हो रहा है, तो टी को मैं टी ही मान लूंगी। तो ये कितना आ जाएगा 1/t ln ऑफ A0/AT की वैल्यू कितनी लूं, 50% खत्म हो गई है, तो x कितनी बची है मेरी 50% बची है। तो इसका मतलब A0 माइनस 50%, 50% मतलब कितना 50/100 ऑफ A0, इतना ही बचा होगा मेरा 80। यस, तो कितना आ गया A0 माइनस 0.5 A0, ये कितना आ गया मेरा 0.5 A0, ये आ गया 0.5 A0। ये कट गया, ये गया इधर 10, 5 2 10, ये कितना आ गया ln 2/t। नेक्स्ट देखते हैं K2 की वैल्यू, K2 की वैल्यू कितनी आएगी 1/t ln ऑफ A0 कितना परसेंट खत्म हुआ है 96%, तो 96% खत्म हुआ है, तो A0 माइनस 0.96 ऑफ A0, माइनस करो भाई, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.96, तो 0 माइनस 6 4 इधर पे, तो 1 माइनस 0.96 0 0, ये कितना आ गया भाई 4, 9 माइनस 9 0, हाँ सही जा रहे, तो 0.04 A0, ये कितना आ गया मेरा 0.04 A0 कटा ये, तो ये कितना आएगा भाई 1/t ln 100/4, राइट। अब मुझे क्या पूछा था भाई K2/K1 पूछा था, तो डिवाइड कर लो भाई, तो K2/K1 कर देते हैं मैम, ये t तो गया, बचा क्या मेरा ln, अच्छा इसको भी काट लेते ना 4 और इधर कटा 25, तो ln 25/ln 2, ln को खोलोगे तो 2.303 आएगा, 2.303 log आएगा, तो ये कितना आएगा 2.303, ये भी 2.303 कट गया, तो कितना आया ये log 25, तो log 25 कितना हो जाएगा log 5 का स्क्वायर, तो 2 आगे जाएगा, क्या लिख सकती हूँ मैं डायरेक्टली 2 log 5, यस मैम, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं log 2, क्योंकि 2.303 तो कट गया ना भाई, हाँ मैम कट गया, तो इसका मतलब कितना आएगा 2 इंटू log 5 की वैल्यू कितनी 0.7 डिवाइडेड बाय log 2 की वैल्यू कितनी 0.3, सॉल्व कर ले भाई, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 14/14, तो 3 4 12,
2 मतलब 4 पॉइंट समथिंग है किसी ऑप्शन में? अच्छा भाई दोनों में है भाई। अच्छा 0 तो 3 6 4.6 मतलब ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट में क्या बोला है? टर्शियरी अमाइंस रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड वेरी इजीली। ये किसका रिएजेंट है भाई? हिंसबर्ग रिएजेंट है। हिंसबर्ग रिएजेंट में क्या टर्शियरी अमीन रिएक्ट करता है? नहीं रिएक्ट करता है, या तो प्राइमरी करेगा या तो सेकेंडरी करेगा, राइट? टर्शियरी तो नहीं करेगा मैम। इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ एनिलीन, एनिलीन के फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कह रहा है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आपका सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या ये सही बात है? देखो अगर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बोलूं तो इसका रिएजेंट क्या होता है भाई? RCl एंड AlCl3। अब भाई Cl ले लो, Br ले लो, बात बरोबर है। ये क्या है इसके पास? MTP ऑर्बिटल। तो नाइट्रोजन क्या करता है भाई? यहाँ पे लोन पेयर दे देता है, और अगर नाइट्रोजन ही पहले लोन पेयर दे देगा तो ये तो भाई खराब हो गई भाई, ये तो लिविस एसिड खराब हो गई यहाँ पे, है ना? तो एक यहाँ पे तो आपका सॉल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये CH, ये जो आपका R वाला जो है ये R प्लस पे तो आ ही नहीं पाएगा, ये टूट ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। तो काहे का अल्काइलेशन भाई? गलत है। तो हो गया ऑप्शन 4 इज करेक्ट, मतलब दोनों के दोनों मेरे इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट क्या है? लोन पेयर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम है। देखो कितना इजीली मैं इसको करती हूँ। ब्रोमीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है मैम। ब्रोमीन के वैलेंस में मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, राइट? तो हमें पता है, अच्छा मैं एक समझाती हूँ, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 फ्लोरीन है ना, तो 1 2 3 4 5 मतलब बचे कितने मेरे? एक लोन पेयर। मतलब मैं डायरेक्टली ऐसे भी तो कर सकती हूँ कि भाई 7 थे, 7 में से 5 माइनस किए तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर। अब ऐसे ही बताऊंगी, देखो तो A मैचेस विथ 3, ये 3 से मैच कर रहा है, A 3 से। भाई यहीं पे आ गया ऑप्शन यही आ गया। अच्छा देख भाई देख ले, PF5 फॉस्फोरस के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन खाता, ठीक है? तो कितना हो गया भाई? पांचों का पांचों यूज कर लेगा, तो 0 लोन पेयर, ये आ गया B। उसके बाद SF2, सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6, तो उसमें से 2 आपके यूज कर लिए फ्लोरीन ने, तो बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर मैम, तो C। XeF2, जेनॉन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 में से 2 फ्लोरीन ने खाए, तो बचे कितने? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना बचा? 3 लोन पेयर। तो ये आ गया मेरा D। DCAB मतलब 1, A का 3, यस, B का आया है 4, यस, C का आया है 2 एंड D का आया है 1। एकदम सही जा रहा है। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट देखते हैं बॉन्ड एनर्जी। अच्छा ये अगेन थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? बॉन्ड एनर्जी CH की दी हुई है, HH की दी हुई है एंड C डबल बॉन्ड C की दी हुई है। अच्छा तो मुझे क्या निकालना है? हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है ना? तो मुझे क्या दिया हुआ है? सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ ग्रेफाइट, राइट? तो अगर मैं देखूं अच्छा मुझे क्या निकालना है? हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन का भाई तुम्हें सबको पता है भाई, सब लिख सकते हैं इसका। C2H4 है ना जी, C2H4। तो C2H4 बनाने के लिए 1 मोल हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब 1 मोल बनेगा फ्रॉम एलिमेंट्स इन देयर एलिमेंटल स्टेट, और जिस स्टेट में वो प्रेजेंट होती है वो वाली स्टेट में। तो ये कार्बन किस में प्रेजेंट होती है भाई? ग्रेफाइट फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ग्रेफाइट फॉर्म में प्लस कितनी हाइड्रोजन लग रही है? हाइड्रोजन तो नेचर में H2 ऐसा एग्जिस्ट करता है, तो कितनी लग रही है? 2 हाइड्रोजन, राइट? अब कार्बन ग्रेफाइट का वैल्यू ना देके ये मुझे सब्लिमेशन ऑफ का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना, कार्बन इन द सब्लिमेशन फॉर्म, मतलब ये मैं गैस लिख देती हूँ। आ जाओ, इसको मैं गैस लिख देती हूँ। ये क्या है? मेरा ग्रेफाइट है, दिस G इज फॉर ग्रेफाइट। तो बैलेंस करो, 2 कार्बन लगेंगे ना, 2 कार्बन से मेरा C2 बनेगा। अच्छा तो मतलब यहाँ से मेरा 2 मोल ये गैस बनेगा, तो 2 मोल कार्बन गैस फॉर्म में प्लस 2H2 गिव्स C2H4। ये आ गई मेरी रिएक्शन। तो अब हीट ऑफ रिएक्शन लिख देते हैं। तो हीट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिखूं, हीट ऑफ रिएक्शन, तो मुझे क्या दिया हुआ है? बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है, तो बॉन्ड एनर्जी तो समेशन
ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। इजी है। तो रिएक्टेंट्स कौन कौन है मेरे, 2 मोल मेरा कार्बन का गैस है, तो 2 इंटू ये कितना दिया हुआ है 710 प्लस ये कितना दिया हुआ है भाई 2 इंटू H2 कितना है 436 माइनस प्रोडक्ट का कितना है, प्रोडक्ट है C2H4, कुछ इस तरीके से, राइट। तो C2H बॉन्ड कितने, C2H बॉन्ड है मेरे 414, 414 कितने C2H बॉन्ड है 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, C डबल बॉन्ड C कितना है 1 और उसके लिए एनर्जी कितना है 611। सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर देने पे ही आंसर आ जाएगा, बस इतना ही था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। चलो भाई असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर यूरिया इज मोर देन 0.2 मोलर यूरिया। तो इसका मतलब मैम मेरे पास 2 सोल्यूशन है, एक में 0.1 है एक में 0.2 है। तो जिस वाले में भी कंसंट्रेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ज्यादा है उसके जो सरफेस पे जो आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स हैं वो बैठे हुए हैं, इसकी वजह से मेरी भाप उड़ नहीं पाएगी, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा भाई कम हो जाएगा। इसका मतलब 0.1 का ज्यादा होगा और 0.2 का कम। इसमें क्या बोल रहा है वेपर प्रेशर 0.1 मोल यूरिया इज मोर, यस एकदम ट्रू है। वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नहीं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, लोअरिंग वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। तो ये तो मेरी फॉल्स आ गई, तो ट्रू एंड फॉल्स देख लो भाई ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर मैं देखूं अमंग, अच्छा कुछ आपको कंपाउंड्स दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स बोल रहे हैं। तो अगर मैं पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स देखूं, इसका बाद देखो निकल CO4, कोबाल्ट क्या है मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करवाएगा पेयरिंग करवाएगा, निकल कितना होता है भाई D8, तो पेयरिंग करवाया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पेयरिंग कर दे भाई तो कितना आ जाएगा इस तरीके से आ जाएगा, तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा इसके केस में निकल Cl4 2-, ये क्या है मेरा क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड। तो अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है, अरे भाई ये कहां से पता चलती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ना, आप तो पढ़ लिया होगा। अच्छा तो इसका मतलब वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, तो अगर पेयरिंग नहीं करवाएगा तो कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, यस। तो इसमें तो मेरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो इसका मतलब इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे मैम। इसके केस में देखो कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ये कितना आ गया 0, ये आ गया -2, ये आ गया मेरा -1, मतलब कोबाल्ट पे चार्ज कितना आया x + 0 - 2 -1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आई +3, और कोबाल्ट आपके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, याद रहो ध्यान से सुनो, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन के साथ अमोनिया और क्लोरीन दोनों के साथ ही वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसा ही बिहेव करेगा, ठीक है। चलो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका, देखो CO3+ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये कितना आ गया D6, मतलब 1 2 3 4 5 6, तीनों की तीनों पेयर्ड, नहीं आएगा इसमें। O2, O2 तो अब याद हो गई होगी भाई पैरामैग्नेटिक, क्या होता है भाई O2 2s2 2p4, इसके वजह से तो सब कुछ पेयर हो गया होगा MOT में, P4 की वजह से क्या हुआ होगा 1 2 3 4, इधर क्या 1 2 3 4, भरो इलेक्ट्रॉन कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, आ गया ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये तो अनपेयर्ड है भाई। अच्छा Na3COF6, तो इसका मतलब ये x, ये -6, इधर पे कितना था भाई +3 = 0, तो कितना आया x का वैल्यू +3। कोबाल्ट +3 में फ्लोरीन के साथ क्या होगा वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड मतलब नो पेयरिंग, तो अगर मैं इसकी देखूं कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करेगा। Na2O2 ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, ऑक्सीजन पे होता है, अच्छा नहीं सोडियम पे होता है +1 का चार्ज, मतलब ऑक्सीजन पे -1 का छोड़ेगा कुछ इस तरीके से, ये है Na, ये है Na, क्योंकि Na तो एक ही +1 शो कर सकता है, तो अगर ये Na+ निकला तो इस पे क्या आएगा O-, ये Na+ निकला तो ये क्या आएगा भाई O-, हटा दे भाई इसको ऐसे,
आ गया ना, O माइनस O माइनस। तो अगर O माइनस O माइनस आया, ये क्या बन गया फिर, क्या बन गया, O2 2 माइनस बन गया। तो O2 2 माइनस बन गया, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और डालो, 2 इलेक्ट्रॉन डाला तो ये क्या हो गया, पूरा पेयर्ड हो गया भाई। काटो इसे, इसमें तो अनपेयर्ड है ही नहीं। CsO2, CS, सीजियम का चार्ज कितना होता है, CS प्लस, मतलब O2 पे कितना आया है, माइनस का चार्ज। CS2 प्लस मत कर देना, सीजियम अल्कली मेटल है ना। तो O2 माइनस, तो O2 माइनस के केस में अपन क्या करेंगे, देखो एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, तो क्या आ गया, अनपेयर्ड आ गया ना। तो इसका मतलब ये भी मेरा हो गया पैरामैग्नेटिक। तो कितना आया, 1 2 3 4, ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखो, on passing 2 Faraday of electricity through dilute HCl, the volume of gas evolved at anode at STP is, ठीक है भाई, क्या बोल रहा है, HCl में अपन ने क्या किया है, 2 फैराडे का इलेक्ट्रिसिटी पास किया है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं, क्या बोल रही है, गैस जो मेरी एनोड पे इवॉल्व हो रही है। एनोड पे क्या होती है भाई, ऑक्सीडेशन होती है। तो एनोड पे अगर ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन किसका होगा, H प्लस तो रिड्यूस होगा, तो Cl माइनस क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो Cl माइनस गिव्स व्हाट, Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। अब 1 मोल Cl2 बनाने के लिए मुझे 2 मोल Cl की जरूरत है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन आ रहा है, राइट। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 फैराडे। तो चार्ज ऑन 2 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 फैराडे। तो इसका मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन और 2 फैराडे से, 2 फैराडे से मेरी कितनी मोल Cl2 निकल रही है, इससे मेरी 1 मोल Cl2 निकल रही है। अब 1 मोल Cl2 एट STP कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर्स। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट देख, रिएक्शन विथ आइडेंटिकल रेट एंड रेट कांस्टेंट। मैम ये तो बड़ा इजी है, हमें पता है रेट इज इक्वल्स टू K, और यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर n। अगर n की वैल्यू मैं 0 डाल देती हूँ तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, K। तो इसका मतलब n की वैल्यू 0 किसके लिए होती है भाई, 0 ऑर्डर के लिए। तो एरिया ए मैप P से मैच करता है, ये कटा। फिर क्या बोल रहे हैं, हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये तो फर्स्ट ऑर्डर है भाई, है ना। T हाफ इज इक्वल टू कितना, 0.693 बाय K। ये किसके लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। तो मिला दो भाई इसको, D मैचेस विथ Q, D मैचेस विथ Q, तो ये वाला भी ऑप्शन कट गया। हाफ लाइफ पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, हमें पता है ये सबसे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है ना। T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by A नॉट टू द पावर n माइनस 1। अब अगर बोल रहा है मेरे इक्वेशन में दैट T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A नॉट, इसका मतलब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1। तो मैं बोल सकती हूँ कि n माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो n की वैल्यू कितनी आई है, 2। तो सेकेंड ऑर्डर, ये आ गया मेरा सेकेंड ऑर्डर। ये क्या बोल रहा है, रिएक्शन रेट डबल्स ऑन इंक्रीजिंग। अच्छा सी का क्या आ रहा है, आर, यही से ऑप्शन 1 आ जा रहा है। चलो इसको भी दिखा देती हूँ, रिएक्शन रेट डबल्स ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स। तो जो नया रिएक्शन रेट है ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है इनिशियल रिएक्शन के, और जो मेरा कॉन्सेंट्रेशन था, नया कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। हमें पता है रेट इज इक्वल्स टू K A टू द पावर n। तो R डैश क्या हो गया भाई, K, A की वैल्यू 4A, और इसको क्या ले लेते हैं, 2R ले लेते हैं, डिवाइड कर दे भाई, टू द पावर n। K कटा, R कटा, तो 1 by 2, A कटा, तो 1 by 4 टू द पावर n। तो 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, अच्छा 1 by 2, इसको लिख लेते हैं 1 by 2 का स्क्वायर, और ये n को नीचे ले आओ क्योंकि 1 टू द पावर n भी है और 4 टू द पावर n भी है। तो इसका मतलब 2n इज इक्वल्स टू 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। तो किससे मैच कर रहे हैं, s से। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर द रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2NH3, so delta U is equals to minus 90 किलो कैलोरी पर मोल, डेल्टा S equals to minus 200 किलो कैलोरी पर मोल, अच्छा कैलोरी पर केल्विन एट 500 केल्विन। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर,
स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या चाहिए होती है, डेल्टा जी। सो डेल्टा जी कितना होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बट हमें पता है कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू, हाँ, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, डेल्टा एन जी निकाल सकते हो, यहाँ से कितना आ जाएगा डेल्टा एन जी, यह आ जाएगा 2 माइनस 4, कितना आ जाएगा इसमें माइनस 2 आर टी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, डेल्टा यू का वैल्यू बैठा देना भाई, कितना है भाई माइनस 90 किलो कैलोरीज है पर मोल। आर की वैल्यू किसमें बैठाओगे, किलो कैलोरीज में, मतलब 2 कैलोरी होता है तो 2 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरीज, राइट। टेम्परेचर बैठा देना भाई, चेक कर लेना, डेल्टा एच की वैल्यू चेक करना। अब डेल्टा एच की अगर वैल्यू आ गई, इसको यहाँ पर पुट करना। जब डेल्टा एच की वैल्यू आ गई, डेल्टा एस की वैल्यू तुम्हें पता है, टेम्परेचर की वैल्यू पता है, तो तुम डेल्टा जी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, कर सकते हो, राइट। तो डेल्टा जी का वैल्यू प्रेडिक्ट कर लेना। अगर डेल्टा जी का वैल्यू तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है तो स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो कैसे चेक कर सकते हैं, तो कैसे चेक कर सकते हैं, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन 0 करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तभी तो ये स्पॉन्टेनियस होगा। तो लेस देन 0 करोगे तो यहाँ से क्या कर सकते हो, तुम टेम्परेचर की वैल्यू निकाल सकते हो। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एच, ये कितना आ जाएगा टी डेल्टा एस, तो आपका टेम्परेचर का वैल्यू कितना आ जाएगा, डेल्टा एच बाय डेल्टा एस, राइट। तो ऐसे करके तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट, राइट, ये हो गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट। तो इसको आराम से तुम इसको सॉल्व करके देख सकते हो। मैम ने कॉन्सेप्ट बता दिया, अब तुम आराम से इसको कर सकते हो। यूनिट्स का ध्यान रखना, इसमें ये ध्यान रखना कि मैम ये किलो कैलोरीज में है और ये मेरी कैलोरीज में है, राइट। तो पुट करते टाइम ये ध्यान रखना कि ये या तो अगर इसको किलो कैलोरी में रखो तो इसको भी, आर को भी किलो कैलोरी में रखो। अगर इसको तुम कैलोरीज में रखोगे तो इसको भी तुमको कैलोरी में ही रखना पड़ेगा। तो वो देखते हुए कैलकुलेशन करना। अगर यहीं पे नेगेटिव आ जाती है वैल्यू तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं आती है तो इसको इस तरीके से चेक करना होता है, क्योंकि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस तुम्हारा डेल्टा जी होता है, और डेल्टा जी का वैल्यू अगर मेरा लेस देन 0 हुआ तो फिर वो चीज स्पॉन्टेनियस हो जाती है। तो उसके रिस्पेक्ट में आप टेम्परेचर ढूंढ लो, पता चल जाएगा, है ना। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या बोल रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट इज कॉम्प्लेक्स PtNH3 2Cl2 शोज ज्योमेट्रिकल। ये तो मुझे देखते हुए मिल रही है, एक बना सकती हूँ मैं Cl ऊपर ऊपर, यहाँ आ गया मेरा 4 नाइट्रोजन। एक और मैं क्या बना सकती हूँ, Cl मेरे पास पास 90 डिग्री पे, और यहाँ पे मेरे 4 नाइट्रोजन। यस इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, one is your trans and one is your cis. Optical isomerism are mirror images that cannot be superimposed on one another. Yes, ये तो आपकी formula definition ही है, right? Chlorophyll is a complex of magnesium. Yes, it's true. Ethylene diamine is a monodentate ligand. नहीं बच्चों, ethylene diamine monodentate नहीं होता। ये क्या होता है, ये होता है मेरा बाइडेंटेट लिगेंड। अगर मैं इसको देखूं ये क्या आ जाएगा, NH2, यहाँ लोन पेयर, ये आ गया मेरा NH2, यहाँ आ गया लोन पेयर। तो ये दोनों क्या हो गया, यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, राइट। तो ये मेरा मोनोडेंटेट इनकरेक्ट है, तो A B C आर करेक्ट। कहाँ है ऑप्शन 2। फिर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, 1.7 बाय 17, इधर पे ये कितना है भाई 14, इधर पे 3, 17 कितना आ गया भाई 0.1 मोल। अब 1 मोल अमोनिया में 1 मोल नाइट्रोजन है, तो 1 मोल NH3 में मेरा कितना मोल नाइट्रोजन होगा, 0.1 मोल नाइट्रोजन। एंड हाइड्रोजन कितना है 3 मोल, तो कितना आएगा भाई 0.3 मोल हाइड्रोजन। यस मैम, अब सॉल्व कर लेते हैं। इट कंटेन 0.3 मोल हाइड्रोजन, ये तो करेक्ट है, ये ट्रू है, राइट। इट कंटेन 0.3 मोल नाइट्रोजन एटम, नहीं, यही तो इनकरेक्ट निकल गई भाई, ऑप्शन 4। अच्छा इसको भी देख लो भाई, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बोल रहा है, मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है मेरा 1.7 ग्राम। मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल ले भाई, क्या आ जाएगा 0.3, 1 मोल का वेट 1 ग्राम, तो कितना आ गया 0.3 ग्राम। पुट कर देना, आ जाएगा भाई तुम्हारा वैल्यू। ये मैंने देखा था 17.65 ही आ रही है, ये भी ट्रू है। इट कंटेन्स इतना एटम्स। अच्छा ये कैसे आया, मुझे बोल रहा है एटम्स। एक अमोनिया में कितने एटम है भाई, 4 एटम है। तो एक मोल में, 1 मोल अमोनिया में कितने हो जाएंगे
4 मोल एटम्स, राइट। इसको सॉल्व कर दे भाई, 4 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, बस आ गया। और इसको सॉल्व करोगे तो यही सेम आंसर आता है, राइट। तो ये भी ट्रू है। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो देखो, आई होप तुमको ये वाला जो हमारा सेशन हुआ था इसमें बहुत मजा आया होगा। तुमने पक्का कुछ ना कुछ चीजें सीखी होंगी, कुछ ना कुछ तुम्हारे रिविजन हुआ होगा, है ना। तो अब क्या करना है, अब इसको जाके एक बार फिर से क्वेश्चन में एक बार सारे ट्राई कर लो, जो गलती हुए हैं उसको एक बार रिवाइज कर लो। तो आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।